नमस्कार। YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम NMR स्पेक्ट्रम्स की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखेंगे। NMR स्पेक्ट्रा की जो 4 इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं उनका विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, जो कि किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर इलुसिडेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम किसी NMR स्पेक्ट्रा है उसकी 4 महत्वपूर्ण बातें क्या है। NMR स्पेक्ट्रम में नंबर 1 नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर 2 पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, नंबर 3 इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स और नंबर 4 स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। ये 4 इम्पोर्टेंट थिंग्स है किसी NMR स्पेक्ट्रा की। इनसे हमें पर्टिकुलर यौगिक के बारे में ज़रूरी जानकारी प्राप्त होती है। इम्पोर्टेंट जानकारी जो सूचनाएं मिलती हैं वो क्या है। नंबर ऑफ सिग्नल से तो हम ये पता लगाते हैं कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं। नंबर ऑफ सिग्नल्स इट्स इंडिकेट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। पोजीशन ऑफ सिग्नल से हम ये पता लगाते हैं कि जो हमें पीक प्राप्त हुई है वो प्रोटॉन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन्स। इसका जो टर्म है इसको हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट्स। आगे अध्ययन करेंगे केमिकल शिफ्ट्स का। आप इतना ध्यान रखिएगा, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स हमें किसके बारे में जानकारी देता है, प्रोटॉन के केमिकल शिफ्ट्स के बारे में, या प्रोटॉन के चारों ओर किस प्रकार का एनवायरनमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट की जानकारी देता है। NMR स्पेक्ट्रा की तीसरी बात है इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स, यानी सिग्नल्स की इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी है। तो पर्टिकुलर या प्रत्येक सिग्नल्स की तीव्रता उस मॉलिक्यूल में उपस्थित नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या को दर्शाती है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसके अनुसार किसी सिग्नल्स की इंटेंसिटी निर्धारित होती है। और चौथी है 4 इम्पोर्टेंट थिंग्स में लास्ट है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स का विपाटन किस प्रकार हुआ है, स्प्लिटिंग कितनी है, क्या है, कितने प्रकार की स्प्लिटिंग है, डबलेट है, सिंगलेट है, ट्रिपलेट है, क्वाड्रेट, सेप्टेट, ये क्विंटेट, ये सारी सेक्सटेट, ये जो स्प्लिटिंग है ये हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एडजेसेंट कार्बन एटम्स के बारे में बताती है। तो शुरू करते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स। NMR स्पेक्ट्रा में कितने सिग्नल प्राप्त हुए हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने प्रकार के इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के सेट उपस्थित हैं। जितने तुल्य प्रोटॉनों के सेट होंगे उसके NMR स्पेक्ट्रम में उतने ही NMR सिग्नल हमें प्राप्त होंगे। तो देखिए, द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन एन NMR स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स कंटेंस द गिवन मॉलिक्यूल्स, यानी कि कितने प्रकार के जो प्रोटॉन्स हैं वो मॉलिक्यूल्स के अंदर हैं। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि NMR स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल्स हैं। जितने टाइप्स के प्रोटॉन होंगे उतने प्रकार के NMR सिग्नल प्राप्त होंगे। एक बात आपको क्लियर हो गई है। अब यहाँ टर्म है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स, तुल्य प्रोटॉन्स क्या है। तुल्य प्रोटॉन्स, प्रोटॉन तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनका जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट समान हो तो वो सभी प्रोटॉन मिलकर के एक ही सिग्नल को के लिए उत्तरदायी होंगे, या उनसे एक ही सिग्नल हमें प्राप्त होगा NMR स्पेक्ट्रा में। तो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के जो सेट है उनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। कौन कौन है, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स के बारे में जानेंगे। जो मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे वो केमिकली इक्विवेलेंट होंगे, ये बात है। तो चलो शुरू करते हैं केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स which are in the same environment are also equivalent in chemical reactions and related by symmetry within the molecules called
chemically equivalent protons. It shows same value of chemical shifts. रासायनिक रूप से तुल्य वह प्रोटॉन हैं जिनके चारों ओर समान इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए तथा मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी सिमेट्री है वो समान होनी चाहिए, और जो केमिकल रिएक्शंस में इनकी जो भागीदारी है वो भी समान रूप से होनी चाहिए। तो वो सारे जो प्रोटॉन क्या कहलाते हैं, रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन्स कहलाते हैं। तथा टीएमएस के सापेक्ष इनकी जो केमिकल शिफ्ट्स है, यानी कि इन सभी प्रोटॉन्स जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं, सभी प्रोटॉन्स का एक ही सिग्नल प्राप्त होगा और टीएमएस पर समान दूरी पर हमें सिग्नल मिलेंगे। तो ये सेट्स केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं। अब मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स को समझने से पहले हम केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं उनके एग्जाम्पल्स के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं ये एक आप पर्टिकुलर कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पर्टिकुलर कंपाउंड्स में देखिए क्लोरोइथेन में यहाँ या एथिल क्लोराइड में आप देख सकते हैं 2 प्रकार के सेट हैं। इस कार्बन पे 2 प्रोटॉन हैं और इस कार्बन पे 3 प्रोटॉन हैं। मेथिल कार्बन पे कितने प्रोटॉन है? 3। तो 3 प्रोटॉनों का एक सेट हो गया और 2 प्रोटॉन्स का एक सेट हो गया, यानी कि ये 2 प्रोटॉन से रासायनिक रूप से समान रूप से भागीदारी निभाते हैं तथा ये जो 3 प्रोटॉन हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भी समान प्रकार की भागीदारी निभाते हैं तथा तीनों प्रोटॉन्स का, ये जो मेथिल वाले 3 प्रोटॉन हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट भी समान है तथा ये जो मेथिलीन का जो 2 प्रोटॉन्स हैं इनके भी इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है वो दोनों के समान है। इसीलिए यहाँ 2 सेट हैं प्रोटॉन्स के, ये दोनों सेट रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं, यानी कि यहाँ ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन केमिकली इक्विवेलेंट हैं तथा मेथिल में ये तीनों प्रोटॉन हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट हैं। तो रासायनिक तुल्य प्रोटॉन्स आप समझ गए हैं। एथिल क्लोराइड्स की वजह से हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा में 2 प्रकार के सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का जो सेट है उससे हमें नंबर ऑफ सिग्नल्स की संख्या या सिग्नल्स की संख्या के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखिए, यहाँ मैग्नेटिक इक्विवेलेंट्स या मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का जो सेट है वो क्या है। मैग्नेटिक इक्विवेलेंट्स मीन्स ऐसे प्रोटॉन्स जिनमें कपलिंग कांस्टेंट है वो क्या हो, इक्विवेलेंट हो। कपलिंग कांस्टेंट है वो इक्विवेलेंट हो, यानी कि जो युग्मन स्थिरांक है उसका मान समान हो, वह प्रोटॉनों का सेट्स क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इक्विवेलेंट्स या मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल्स के द्वारा हम समझ सकते हैं। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लेकर के हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, इस कार्बन से एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है और 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। इस कार्बन से जो 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, ये 2 मेथिल समूह, एक में 3 तो दोनों में कितने प्रोटॉन हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए। इन 6 प्रोटॉन का केमिकली एनवायरनमेंट समान है तथा इन दोनों प्रोटॉनों का, इन 6 प्रोटॉनों की जो स्प्लिटिंग हुई है, जो हम स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अध्ययन करेंगे किस प्रकार स्प्लिटिंग होती है। आप यहाँ सिर्फ इस बात पे ध्यान दीजिए कि मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉनों का सेट क्या है, इतना ही ध्यान रखिए। इनके कपलिंग कांस्टेंट समान होते हैं, वो मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं। तो यहाँ जो 6 प्रोटॉन हैं इनका कपलिंग कांस्टेंट समान है और इसका मान है 7 हर्ट्ज। तो ये मैग्नेटिक इक्विवेलेंट जो प्रोटॉन है वो केमिकली भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे। तो 6 केमिकली एंड मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड के अंदर। इसको हम, इसका न्यूमेंसन प्रोजेक्शन फॉर्मूला या कन्फर्मेशंस के द्वारा भी हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर इट इज़ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल
with a plane of symmetry. Thus, the two methyl groups, all the 6 proton will have the same chemical shifts. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तथा 2 मेथिल ग्रुप्स है, वो समान केमिकल शिफ्ट्स दर्शाएंगे, यानी कि केमिकली इक्विवेलेंट है। ये तो केमिकली इक्विवेलेंट की बात हुई है। यहाँ इसको एक बार पुनः देखिए, यहाँ ये प्लेन गुजार रहे हैं हम, इस प्लेन के द्वारा हम ये दोनों प्रोटॉन्स हैं, हम यहाँ ये प्लेन है, इसमें दोनों प्रोटॉन्स का जो प्लेन के द्वारा डिवाइड हो रहे हैं या रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो ये दोनों मेथिल समूह परस्पर रासायनिक रूप से तुल्य होंगे तथा इन दोनों मेथिल यानी 6 प्रोटॉन्स की वजह से हमें एक ही सिग्नल प्राप्त होता है और वो सिग्नल फर्दर स्प्लिट होता है इस एक हाइड्रोजन की वजह से। तो ये केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की बात हो गई है, जो कि समान केमिकल शिफ्ट्स दर्शाएगा। अब हम ये कन्फर्मेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, इसका कन्फर्मेशंस देखते हैं। तो आप देख सकते हैं एक मेथिल समूह ये है, एक मेथिल समूह ये है, आगे का कार्बन, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, यानी कि CH3 है। इस CH3 के तीनों प्रोटॉन H डैश, H डबल डैश और H, आपको यहाँ देख सकते हैं इस प्रोटॉन का एनवायरनमेंट या ब्रोमीन का मिल रहा है, या CH3 का मिल रहा है, और या H का मिल रहा है और H का मिल रहा है, और इस प्रोटॉन का जो एनवायरनमेंट है वो इस Br का मिल रहा है, इस H का और इस H का मिल रहा है, यानी मेथिल का इसको नहीं मिल रहा है, और इस प्रोटॉन को इस मेथिल का एनवायरनमेंट मिल रहा है। यानी कि ये तीनों प्रोटॉन्स जो मैंने अभी एनसर्कल्ड किए हैं, सर्कल किया है, इन तीनों प्रोटॉन्स का इस एक कन्फर्मेशंस के देखने से हमें पता लगता है कि ये तीनों प्रोटॉन अलग अलग होने चाहिए, जबकि हमने अभी बात की है कि ये मेथिल समूह और ये मेथिल समूह तो रासायनिक रूप से तुल्य है, समान प्रोटॉन है, समान सेट है, एक ही सिग्नल प्रदान करते हैं NMR स्पेक्ट्रा में। तो ये ऐसा इसलिए है, यहाँ इस केस में हम ये मानते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में कोई किसी प्रकार का रोटेशन नहीं हो रहा हो, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पर रोटेशन नहीं होगा, तो एक कन्फर्मर स्ट्रक्चर से दूसरे कन्फर्मेशंस में ये इंटरकन्वर्ट नहीं होगा। अब यदि कार्बन कार्बन से ये रोटेट कर रहा हो, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है किस में कन्वर्ट हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेशंस के द्वारा, तो अब इस H डबल बॉन्ड पे जो पहले यहाँ Br HH का एनवायरनमेंट था, अब इस H डबल हैश जो है उस पे एनवायरनमेंट कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है, Br का मिल रहा है, CH3 का मिल रहा है, H का मिल रहा है। तो ये रोटेशंस के द्वारा इन तीनों प्रोटॉन्स को बारी बारी से समान प्रकार का एनवायरनमेंट प्राप्त हो रहा है। इसी वजह से ये जो कार्बन है, इस कार्बन का ये जो 3 हाइड्रोजन और इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन केमिकली रूप से इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है, और ये तीनों मेथिल के जो तीनों हाइड्रोजन हैं वो एक समान इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट फील करेंगे थ्रू रोटेशंस के। तो ये तो बात हुई हमारी अभी केमिकल शिफ्ट्स की। अब हम बात करते हैं इनकी कपलिंग कांस्टेंट की। तो कपलिंग कांस्टेंट में आप देख सकते हैं इस मेथिल समूह और इस मेथिल समूह के जो एडजेसेंट कार्बन है वो उसमें ये हाइड्रोजन परमाणु है, इस हाइड्रोजन परमाणु ये हाइड्रोजन परमाणु इस मेथिल समूह और इस मेथिल समूह को समान रूप से प्रभावित करता है, तो समान रूप से स्प्लिटिंग करेगा। तो समान रूप से इन दोनों मेथिल समूह को समान रूप से स्प्लिटिंग करेगा, तो इनका जो 6 प्रोटॉन है और एक हाइड्रोजन के द्वारा स्प्लिटिंग हो रही है, तो डबलेट 6 प्रोटोनों का जो डबलेट प्राप्त होगा, इस डबलेट का जो कपलिंग कांस्टेंट है उसका मान 7 हर्ट्ज प्राप्त होता है, जो कि समान है। और एडजेसेंट कार्बन का भी जो कपलिंग कांस्टेंट है वो भी 7 हर्ट्ज का ही होगा, यानी इस एक H का भी 7 हर्ट्ज होगा। इसीलिए ये जो 2 सेट्स हैं ये मैग्नेटिक इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कहलाते हैं। तो आप इसको और अधिक समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स के द्वारा। अब हम कुछ अन्य टर्म्स के बारे में जानेंगे।
कुछ और प्रकार के प्रोटॉन्स हैं उनका अध्ययन करेंगे, जैसे होमोटोपिक प्रोटॉन्स। होमोटोपिक हाइड्रोजन्स एटम्स, होमोटोपिक हाइड्रोजन एटम्स क्या हैं? केमिकली शिफ्ट्स इक्विवेलेंट, जिनका केमिकल जो शिफ्ट्स हैं वो समान हैं। हम एक एग्जांपल्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, वो है 2 मेथिल प्रोपीन, सॉरी प्रोपेन लिख दिया मैंने, यहाँ प्रोपीन है। 2 मेथिल प्रोपीन, 2 मेथिल प्रोपीन में ये कार्बन और ये कार्बन और ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ मेथिल समूह है, यहाँ मेथिल समूह है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन हम इसको रिप्लेसमेंट टेस्ट के द्वारा बारी बारी से समान समूह से प्रतिस्थापित करते हैं, तो हमें दोनों ही बार, एक बार इसको प्रतिस्थापित किया किसी समान समूह से, एक बार इसको किया, दोनों ही बार हमें समान यौगिक प्राप्त होते हों, तो ये दोनों प्रोटॉन्स होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। कौन से टॉपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं? होमोटोपिक प्रोटॉन कहलाते हैं। या हमें इसको रोटेट करते हैं तो हमें समान प्रकार का स्ट्रक्चर प्राप्त होता हो, सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होता हो, स्ट्रक्चर में कोई, हम इसको किसी प्रकार से घुमा लें, इसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, तो हम इसको होमोटोपिक प्रोटॉन्स कहते हैं। एक है इनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स। इनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स का भी एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। इनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स एक कार्बन जिस पे जो 2 प्रोटॉन हैं, जिसको हम ये पता लगा रहे हैं कि ये 2 प्रोटॉन्स एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो ये इनेंशियोट्रोपिक है या होमोटोपिक है या डाइस्टीरियोटोपिक है, इसका हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि इस कार्बन से जो और अन्य ग्रुप जुड़े हुए हैं वो यदि अलग अलग ग्रुप हैं, तो ये दोनों प्रोटॉन क्या कहलाते हैं? इनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि एक बार इस प्रोटॉन को किसी समान समूह से रिप्लेस कर दिया, सपोज करो G से, और एक बार इस प्रोटॉन को हमने अन्य समूह से रिप्लेस कर दिया, सॉरी अन्य क्या, उसी समान समूह से रिप्लेस कर दिया, तो जो प्राप्त, जो हमें 2 अलग अलग यौगिक प्राप्त होते हैं, वो कंपाउंड्स इनेंशियोमर हैं। तो ये दोनों प्रोटॉन्स क्या कहलाते हैं? इनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन कहलाते हैं। तो इनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स की भी बात हो गई। अब हम एक और टर्म है डाइस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स। चलो कुछ यहाँ थियोरेटिकल बात है। व्हेन ए कार्बन इज bonded to two hydrogens and to two different groups, the two hydrogens are इनेंशियोट्रोपिक। अभी वो मैंने समझाया वही बात है। इंटरकन्वर्टेबल थ्रू प्लेन्स, ये जो दोनों इनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स हैं वो एक प्लेन के माध्यम से इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। बात है डाइस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स की। डाइस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स आप एक सिंपल एग्जांपल्स के द्वारा हम यहाँ देख सकते हैं। क्लोरोएथीन की बात कर रहे हैं। क्लोरोएथीन के अंदर यहाँ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन से 2 प्रोटॉन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इन दोनों प्रोटॉन्स को हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि होमोटोपिक है, इनेंशियोट्रोपिक है या डाइस्टीरियोटोपिक है। तो इनको रिप्लेसमेंट टेस्ट के द्वारा समान समूह से एक बार इसको प्रतिस्थापित कर दिया, एक बार इसको किया, तो दोनों ही बार हमें यदि जो प्राप्त कंपाउंड हैं वो समान नहीं प्राप्त हो रहे हो या इनेंशियोमर नहीं प्राप्त हो रहे हो, तो डिफरेंट कंपाउंड प्राप्त हो रहे हो या डाइस्टीरियोमर प्राप्त हो रहे हों, तो ये दोनों प्रोटॉन्स क्या कहलाते हैं? डाइस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। देखिए, डाइस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स do not have the same chemical shifts and give rise to different proton H1 NMR signals, यानी कि डाइस्टीरियोटोपिक जो प्रोटॉन्स है वो अलग अलग सिग्नल को देते हैं या पीक प्रदान करते हैं NMR स्पेक्ट्रम्स के अंदर। हम बहुत आसान तरीका है डाइस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन को पहचान करने का। यदि आप ये इस एग्जांपल्स को गौर से देखिएगा, यदि हम बात करते हैं 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन की, 1,2-डाइक्लोरोप्रोपेन्स के अंदर देखिए यहाँ एक कायरल कार्बन है। किरेल कार्बन का मतलब है, एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब है कि ऐसा कार्बन जिससे चारों समूह डिफरेंट जुड़े हुए हों।
4 समूह हैं, वो चारों ही क्या क्या है, डिफरेंट है। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन कहलाएगा। इस किरेल कार्बन जो स्टार वाला कार्बन है, इसके पास में जो ये कार्बन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ये है और एक ये हाइड्रोजन, इनका पता लगाना कि ये डाइस्टीरियोमर है या एनेंशियोमर है या होमोमर है। तो यदि इस कार्बन जिस पे दोनों हाइड्रोजन उपस्थित है, इसके पास वाला कार्बन किरेल कार्बन है, तो डेफिनेटली ये दोनों प्रोटॉन्स डाइस्टीरियोटोपिक होंगे और डिफरेंट एनएमआर सिग्नल्स या एनएमआर पीक प्रदर्शित करेंगे। तो डाइस्टीरियोमर्स का आसानी से पता लगा सकते हैं, या हम इनका रिप्लेसमेंट टेस्ट करते हैं। एक बार ये बी प्रकार का जो प्रोटॉन है इसको रिप्लेस किया और एक बार हमें ए प्रकार का प्रोटॉन है इसको रिप्लेस किया, तो हमें यदि डाइस्टीरियोमर प्राप्त हो रहे हों तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन है वो डाइस्टीरियोमर्स है। एक और टर्म है, एक जनरल बात देख लेते हैं कि होमोटोपिक प्रोटॉन्स गिव्स वन सिग्नल्स, इनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन्स है ये भी हमें एक सिग्नल ही देगा, एनएमआर स्पेक्ट्रम है, और डाइस्टीरियोटोपिक प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं। तो यानी कि यदि डाइस्टीरियो प्रोटीन है तो हमें 2 सिग्नल्स पीक प्राप्त होती है एनएमआर स्पेक्ट्रम में। तो अब हम किसी भी जो एनएमआर स्पेक्ट्रा की जो प्रथम इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रा में हमें बहुत सारी पीक प्राप्त होती है जिसको हम नंबर ऑफ सिग्नल कहते हैं, और उस नंबर ऑफ सिग्नल्स के आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि उसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित हैं या प्रोटॉनों का समूह उपस्थित हैं। तो एक एग्जाम्पल्स के द्वारा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये एसीटोन है, इस एसीटोन में कितने प्रकार के प्रोटॉनों का सेट है। देखिए इसमें ये कार्बोनिल कार्बन से एक मेथिल समूह ये है और दूसरा मेथिल समूह ये है। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इस मेथिल समूह और इस मेथिल समूह, दोनों मेथिल समूह में जो 3 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तीनों का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम है। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम है तो केमिकल शिफ्ट समान होगा, और इनका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम है तो ये रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन होंगे, केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे, और रासायनिक तुल्य प्रोटॉन्स का एक ही एनएमआर सिग्नल प्राप्त होगा। सेकंड एग्जांपल है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन में आप देख सकते हैं यहाँ CS2, ये CS2, ये CS2, ये CS2, कुल मिलाकर के 8 प्रोटॉन है, लेकिन इन 8 प्रोटॉन्स का जो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है आप देख सकते हैं समान है। तो ये एक तुल्य प्रोटॉन का सेट्स हो गया, 8 प्रोटॉन, इस 8 ही तुल्य प्रोटॉन है तो इसका एक एनएमआर सिग्नल प्राप्त होगा। यानी एक ही प्रकार है, 8 प्रोटॉन है लेकिन प्रकार एक ही है, डिफरेंट टाइप के नहीं है, ये 8 ही सेम टाइप के प्रोटॉन्स हैं, तो हमें एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक ही सिग्नल प्राप्त होगा साइक्लोब्यूटेन का। इसी प्रकार हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये पता लगा सकते हैं कि कितने एनएमआर सिग्नल्स हमें प्राप्त होंगे एनएमआर स्पेक्ट्रम में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए नंबर ऑफ सिग्नल्स किस प्रकार निर्धारित करते हैं, हम कितने एनएमआर स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल्स शो होंगे, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।